हम देखते हैं कि हमारे हीरो हीरोइन वहां खड़े हैं, प्यार और एहसासों का मजा ले रहे हैं। उनकी आंखों में जो नजरें हैं, उन्हें देखकर सारे सिंगल लोग जरूर जलन महसूस करते हैं। फिर जे अपने घर की ओर निकलती है और अब शुरू होता है वो फेज जहां चीजें थोड़ी बेवकूफी भरी लगती हैं, या कहें कि शुरुआती क्रश वाला अजीबपन शुरू होता है, जहां दोनों कोई नॉर्मल सी बात कहते हैं और फिर खुद ही शर्माने लगते हैं। वो तो ऐसे बहाने ढूंढते हैं कि एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त खड़े रह सकें। जब कैफिर उसे गुड नाइट कहता है तो वो जवाब देती है, तुम्हें भी, और हमारा लड़का तो खुशी से झूमने लगता है। फिर वो थोड़ा और करीब आता है और फिर और भी ज्यादा करीब, और फिर वो उसके माथे पर किस कर देता है। इस सब के बाद जे अपने एहसासों को लेकर उलझन में पड़ जाती है। जब कैफिर वहां से चला जाता है तो आयरिस बाहर आकर उस पर चिल्लाता है कि इतनी देर से घर क्यों आई। वो गुस्से में कहती है, तुम मेरे पापा नहीं हो, मुझे ऐसे बात मत करो। आयरिस कुछ नहीं कहता, बस उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वो और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि आज तक उसे ये नहीं पता कि उसका असली पिता कौन है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे कैफिर का एक नया मैसेज मिलता है। वो उसका हालचाल पूछ रहा होता है। वो खुशी से बिस्तर पर उछलने लगती है। फिर वो उसे जवाब में मैसेज भेजती है, उसका धन्यवाद करती है और उसे मीठे सपनों की शुभकामनाएं देती है। कुछ सेकंड बाद उसके अंदर के हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं और वो खुद से कहती है, संभल जा लड़की, क्या तू सच में इमोशनल हो रही है? ये हमारा स्टाइल नहीं है। फिर उसे एक और मैसेज आता है। इस बार यूरी का मैसेज है। वो पूछ रहा है कि क्या उसकी छुट्टियों की कोई योजना बनी है, लेकिन जे उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है, कोई जवाब तक नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसे तीसरा मैसेज मिलता है। अब तो लगता है जैसे किसी सीरीज का एपिसोड चल रहा हो। इस बार मैसेज में लिखा होता है कि हमें सोमवार को स्कूल के बाद मिलना है। जे हैरान रह जाती है। जब वो पूछती है, क्यों मिक्यून, जो जवाब मिलता है, मेरे पास तुम्हारे परिवार और तुम्हारे भाई के बारे में कुछ जानकारी है। अब वो और भी उलझन में पड़ जाती है। कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन वो फिर स्कूल जाती है। आज रिजल्ट आने वाला होता है और सारे रिजल्ट्स हॉलवे में लगाए गए होते हैं। पूरा माहौल एकदम बवाल भरा होता है। हर डिपार्टमेंट के सेक्शन में भीड़ लगी होती है। तभी एक क्लासमेट लड़का आता है, बेचारे जैसा बनकर, और पैसे उधार मांगता है। उसकी बात सुनाने के लिए वो जे की तारीफें करने लगता है और ये तरीका काम कर जाता है। वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कल पैसे ले आऊंगी, लेकिन पहले मुझे अपना रिजल्ट देखना है, बस तसल्ली के लिए। पर बाकी स्टूडेंट्स इतना शोर कर रहे होते हैं कि कुछ दिख ही नहीं रहा होता। तो वो लड़का कहता है, टेंशन मत लो, और जोर से सब पर चिल्ला देता है कि साइड हो जाओ, रास्ता दो। लगता है कि उस डिपार्टमेंट के सारे लड़के काफी कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हैं। खैर, जे तो खुशी से झूम उठती है क्योंकि वो पास हो जाती है और 84.5% लाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है साई और उसके बीच जो डील हुई थी। वो घबरा जाती है क्योंकि उस पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ वही एक लड़का है जिसने पूरे 100 नंबर लिए हैं। वो पीछे से आता है, उसे पकड़ता है और कहता है, पकड़ लिया। लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने ये कैसे किया? तुम तो सबसे आलसी हो। वो कहता है कि असल में वो एक जीनियस है। जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक वो पढ़ नहीं पाता, लेकिन जब वो किसी चीज को लेकर सीरियस होता है तो उसे पूरा करके ही मानता है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि उसकी डील मत भूलना, और वहां से चला जाता है। अब यूरी आता है और उससे पूछता है कि उसने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। यूरी बहुत नाराज होता है। चूंकि जे के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चालाकी से वहां से भाग जाती है। क्लासरूम पहुंचने पर वो कैफिर से टकरा जाती है। वो जल्दी से अपना बैग उठाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। अब भी पिछले रात की घटना को लेकर अजीब सा महसूस कर रही होती है, लेकिन कैफिर उसे रोक लेता है। उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे चुप करवा देती है ताकि कोई कुछ सुन न ले। तभी उसे साई दिखता है तो वो बहाना बनाकर उससे बात करने चली जाती है। वो दोनों धीरे धीरे छुपकर बात करते हैं क्योंकि अब बाकी सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ ध्यान देने लगे हैं और चुपके से सब सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तभी साई, जो कि अपनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, सबके सामने चिल्लाकर उनकी डील बता देता है और कहता है कि आज जे को किसी को किस करना है। अब सारे लड़के जोश में आ जाते हैं। हर कोई खुद को तैयार करने लगता है। लड़की चिल्ला उठती है, मेरी इज्जत, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? और गुस्से में साई को मारती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ। अब लड़के आपस में तय करते हैं कि जिसे भी वो चुनेगी, बाकी सब उस लड़के को देख लेंगे। तो हर कोई सबसे अलग दिखने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे चुने। हमारे लड़के एक कोने में खामोशी से खड़े होते हैं, जैसे सोच रहे हों, क्या हम तुम्हारे लिए काफी नहीं हैं? कैफिर सबको चुप करा देता है और कहता है, जे जिसे चाहेगी उसे चुनेगी और कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा। सबसे ज्यादा उत्साहित यूरी होता है, खासकर जब जे उसकी ओर चलने लगती है। कैफिर ये देखता है और जलन महसूस करता है, लेकिन फिर वो सबको चौंका देती है। वो डेविड के पास जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है क्योंकि वही अकेला है जो सो रहा है और
और इस पूरे ड्रामे से बाहर है। वो डेविड से कहती है कि बाद में सब कुछ समझा देगी। बाकी लड़के डेविड के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उसे ठीक से पीटते हैं। तभी उसे पर्सी का मैसेज आता है। वो कहता है कि आज मॉल में मिलना है, लेकिन किसी को बताना नहीं है। वो फौरन वहां भागती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो पर्सी का कॉल आता है। वो कहता है कि अब वो नहीं मिल सकता क्योंकि लड़की ने समझौते का पालन नहीं किया और लोगों को साथ लेकर आई। पर्सी कहता है कि इस मामले में पूरी प्राइवेसी जरूरी है और अब तो सारे लोग उस पर नजर रख रहे हैं। वो इस मौके का फायदा उठाकर पर्सी से पूछती है, क्या फेलिक्स का भाई बदल गया है? पर्सी कहता है हाँ। वो चौंक जाती है क्योंकि सबको तो लगा था कि वो मर गया है। पर्सी कहता है कि कहानी लंबी है और जब मिलेंगे तब पूरी बताएगा। फिर जे पूछती है, क्या तुम मेरे भाई हो? तो पर्सी कहता है, तुम्हारा भाई तो हमेशा तुम्हारे पास ही था, बस तुमने कभी पहचाना नहीं। अब वो फूट फूट कर रोने लगती है, काफी इमोशनल हो जाती है। बाकी लड़के आते हैं और पूछते हैं, कौन है जो तुझसे ऐसी बातें कर रहा है और तुझे रुला रहा है? हम उसे ढूंढ कर सबक सिखाएंगे। वो उन पर चिल्ला पड़ती है, मेरे मामले में दखल देना बंद करो और मुझ पर नजर रखना भी। मैं यहाँ पर्सी से मिलने आई थी, लेकिन वो नहीं आया और वो भी सिर्फ बस तुम्हारी वजह से। जब वो पर्सी का नाम लेती है तो सब हैरान रह जाते हैं। वो सब घर लौटते हैं और पुराने फोटो निकालते हैं। फेलिक्स एक फोटो पर उंगली रखता है और जे कहती है, हाँ यही है पर्सी। अब सबको समझ आ जाता है कि ये लड़के कुछ बड़ा छुपा रहे थे। आखिरकार वो मान जाते हैं कि अब उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। अब हमें पता चलता है कि पहले एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें यूरी, कैफिर, आइरिस और पर्सी थे। एक दिन पर्सी ने आइडिया दिया कि सब बाहर ड्राइव पर चले। सब नर्वस थे क्योंकि उनमें से कोई ठीक से गाड़ी चलाना नहीं जानता था। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद आइरिस जल्दी निकलना चाहता था क्योंकि वो अपने भाई की कार बिना इजाजत ले आए थे। लेकिन पर्सी ने कहा, थोड़ी देर और रुकते हैं। वापसी के रास्ते पर उनका झगड़ा हो गया और अचानक एक कार एक्सीडेंट हो गया। यूरी और कैफिर किसी तरह गाड़ी से कूदकर बाहर निकल गए। बाकी सभी लोग कार से उछलकर बाहर गिर गए थे और किसी तरह उन्होंने आइरिस को बचा लिया, लेकिन पर्सी कहीं नहीं मिला। सबको लगा था कि वो मर गया। अब लड़कों को शक है कि पर्सी वापस आ गया है और वो आइरिस से बदला लेने के लिए आया है, इसीलिए वो जे के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसे जे का इस्तेमाल करना हो सकता है, इसीलिए वे सभी उससे मिन्नत करते हैं कि पर्सी से दूर रहे। वैसे भी वे सब उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसकी हिफाजत करेंगे और किसी को उसे चोट नहीं पहुंचाने देंगे। फेलिक्स इस पर गुस्से में चिल्ला उठता है क्योंकि पर्सी उसका भाई है। जे को उसकी तकलीफ महसूस होती है और वो उसे दिलासा देती है कि अगर पर्सी उससे संपर्क करता है तो वो सब कुछ फेलिक्स को बता देगी। घर पहुंचने पर वो बहुत परेशान रहती है, हर चीज को ज्यादा सोचती है। तभी पर्सी का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि अब उसे सच पता चल गया है और पूछती है कि क्या वो जे का इस्तेमाल सिर्फ आइरिस से बदला लेने के लिए कर रहा है। पर्सी कसम खाता है कि वो अच्छा इंसान है और ऐसा कभी नहीं करेगा। वो कहता है कि बहुत जल्द उसे पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। उस रात जे सारी रात जागती रहती है, जिस वजह से अगले दिन क्लास में सो जाती है। कैफिर इसका फायदा उठाता है और उसकी सोते हुए एक फोटो क्लिक कर लेता है हंसते हुए। अचानक वो उठ जाती है और उसे पकड़ने दौड़ती है ताकि फोन वापस ले सके। चूंकि वो लड़का बहुत लंबा है, उसे पकड़ना आसान नहीं होता। वो बार बार बच निकलता है। बाकी सारे लड़के हंसते रहते हैं सिवाय यूरी के, जो साफ तौर पर जलन महसूस कर रहा होता है। आखिरकार जे किसी तरह उसका फोन पकड़ लेती है और स्टोरी डिलीट कर देती है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि उसमें और भी फोटो हैं। वो विजिबली परेशान हो जाती है, उसे जलन होती है और वो उससे दूर बैठने के लिए अपना बैग उठाती है। अब वो जाकर यूरी के बगल में बैठ जाती है। कैफिर भी कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ, और उसके पास बैठ जाता है जैसे कह रहा हो तुम मुझसे बच नहीं सकती। अब सब ऐसे म्यूजिकल चेयर की तरह सीट बदलते रहते हैं जब तक कि टीचर क्लास में नहीं आ जाती। आखिर में जे को बीच में बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कुर्सी थोड़ी यूरी की तरफ सरका लेती है। यूरी इस मौके का फायदा उठाकर उसके और पास आ जाता है, लेकिन कैफिर कहाँ पीछे हटने वाला है। वो भी धीरे धीरे नजदीक आने लगता है। क्लास में कोई अनुशासन है ही नहीं, ना कोई शिष्टाचार, ना कोई मर्यादा। जब लेक्चर शुरू होता है तो टीचर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है, जिससे सारे स्टूडेंट्स उत्साहित हो जाते हैं सिवाय जे के, जिसे कुछ समझ नहीं आता। यूरी उसे समझाता है कि स्कूल की तरफ से उस यूनिवर्सिटी का टूर रखा गया है ताकि बच्चे वहां जाकर अनुभव ले सकें और अगर पसंद आए तो वहां दाखिला ले सकें। जिसे भी जाना है उसे एक फॉर्म भरना होगा। तो जे एक फॉर्म लेती है। कैफिर सो रहा होता है तो वो उसका फॉर्म उसके हाथ पर फेंक देती है। जाहिर है उसे कैफिर बिल्कुल पसंद नहीं। यूरी कहता है, जब तक वो सो रहा है मौका है, बदला ले लो। वो उसे एक पेन देता है और जे कैफिर की ओर देखकर कहती
कहती है, भगवान ने तुम्हें इतना हैंडसम बनाया है तो ये तो बनता है, और उसके चेहरे पर एक बेहुदा मूंछ बना देती है। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो जाती है। जब वो उठता है सभी चुप हो जाते हैं। वो जे से पूछता है, तुमने कुछ किया? जे मासूमियत से कहती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही वो फोन में अपनी जोकर जैसी शक्ल देखता है, वो कहता है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। यूरी जो हमेशा अच्छा लड़का बनता है उसे पकड़ लेता है ताकि कैफिर भी उसके चेहरे पर कुछ बना सके। जे गुस्से से कहती है, वाह तुम तो मेरे दोस्त हो। कैफिर भी उसके चेहरे पर एक बेतुकी मूंछ बना देता है और फिर हंसते हुए क्लास के बाकी बच्चों की ओर बढ़ता है। इसी बीच जे उस लड़के से मिलती है जिसे उसने पैसे उधार दिए थे और वो पैसे वापस लेती है। जब वो पूछती है कि उसे पैसे किस लिए चाहिए थे तो वो कहता है, बहुत जरूरी काम है, और कसम खाता है कि वो पैसे लौटा देगा। वो कोई चोर नहीं है। जे कहती है, हाँ हाँ सब ऐसे ही कहते हैं, अब देखते हैं। घर पहुंचने पर जे चौंक जाती है क्योंकि उसके कुछ क्लासमेट्स वहां पहले से मौजूद होते हैं, जैसे कि बुली, एम और एला, और हमेशा की तरह बुली उस पर ताने मारने लगती है जब तक कि आयरिस बीच में आकर चिल्लाता है, तू हमारी लड़की को ऐसे बोलेगी? एला जो एक प्यारी और मासूम लड़की होती है जे को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन जे जलन के कारण कहती है कि उसे भूख नहीं है। मगर जैसे ही वो मुड़ती है वो भागकर टेबल पर बैठ जाती है क्योंकि वहां एक प्लेट मिठाइयों की उसका इंतजार कर रही होती है। खाते खाते वो एला को घूरती रहती है, सोचती है कि कैसे बिना किसी फिलर या बोटॉक्स के वो इतनी सुंदर है। यहाँ तक कि जब वो रोती है तब भी खूबसूरत लगती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सारे लड़के उसी के पीछे पागल हैं। जे को लगता है कि वो कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसे यकीन हो जाता है कि कैफिर अब उससे प्यार नहीं करता। इतनी जल्दी कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? वो अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है। तभी नौकरानी आ जाती है और पूछती है, क्या खाना इतना खराब है? जे हड़बड़ाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि खाना इतना टेस्टी है। अगले दिन स्कूल में जे की साई से मुलाकात होती है। साई पूछता है, तूने यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म सबमिट किया क्या? जे जवाब देती है, अभी नहीं। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उसे लगता है कि ये पर्सी है। वो जानती है कि साई बहुत बड़ा गॉसिपबाज है और अगर उसे पता चला तो सबको बता देगा, इसलिए वो एक कोना पकड़कर कॉल रिसीव करती है। लेकिन कॉल करने वाला वही लड़का होता है जिसे उसने पैसे उधार दिए थे। वो कहता है कि उसे और पैसे चाहिए क्योंकि वो बड़ी मुसीबत में है। जब जे उसका पता पूछती है तो वो कहता है, किंग्सलैंड। उसी वक्त यूरी वहां से गुजरता है और किंग्सलैंड का नाम सुनकर उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जे वहां अकेली जाने की सोच रही है। वो उसे रोकता है और कहता है कि वो खुद जाएगा, लेकिन जे कहती है, नहीं, मैं तेरे साथ ही चलूंगी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो गेट पर खड़ा गार्ड यूरी को पहचान लेता है। साफ है कि इस जगह से यूरी का पुराना कोई गहरा रिश्ता है। वो दोनों अपने फोन जमा करते हैं और अंदर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात टाइगर नाम के एक अजीब कपड़े पहने हुए आदमी से होती है। टाइगर वही जगह का मालिक होता है और यूरी को देखकर हैरान होता है। वो कहता है, अच्छा हुआ तू अपनी लड़की को साथ लाया ताकि वो खुद देख सके कि क्या चल रहा है। फिर वो जे से बात करना शुरू करता है। जे डर के मारे यूरी का हाथ कसकर पकड़ लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती। तभी पता चलता है कि ये जगह असल में जुआ खेलने की है और जो लोग हार जाते हैं और पैसे नहीं चुका पाते उन्हें फाइट्स में हिस्सा लेना पड़ता है। यूरी अपने दोस्त का कर्ज चुकाने की बात करता है ताकि वो उसे लेकर जा सके, लेकिन टाइगर मना कर देता है। वो कहता है, तू जानता है नियम, अगर अपने दोस्त को ले जाना है तो उसकी जगह तुझे लड़ना होगा। जे गिड़गिड़ा कर यूरी को मना करती है, लेकिन यूरी नहीं मानता। वो अपने दोस्त से कहता है कि जे को वहां से ले जाए और सुरक्षित रखे क्योंकि जो होने वाला है वो खतरनाक है। जे टाइगर के साथ एक वाईपी एरिया में जाती है जहां खाना रखा होता है। ठंडे स्वभाव वाला दोस्त तो खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन जे का दिल यूरी के लिए परेशान है। वो कहती है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि यूरी ठीक है मैं एक निवाला नहीं खा सकती। टाइगर जो काफी घमंडी है उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन जे उसे भाव नहीं देती। तब वो बताता है कि वो उसके कजिन्स का पुराना दोस्त है और कैफिर को भी जानता है। ये सुनते ही जे का कान खड़ा हो जाता है और वो खाने की प्लेट उठाकर बैठ जाती है। अच्छा, अब बता पूरी कहानी, अधूरी मत छोड़ देना। वो बताता है कि पहले कैफिर और उसके दोस्त यहाँ बहुत आते थे, लेकिन फिर एक दिन यूरी और कैफिर में एक लड़की को लेकर लड़ाई हुई और उसके बाद से कोई वापस नहीं आया। जे को गॉसिप बहुत पसंद है तो वो पूरे मजे से स्नैक्स चबाते हुए सुनने लगती है, लेकिन उसका दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुझे भूख नहीं लगी थी, तू बस यूरी की टेंशन में थी। तभी जे को याद आता है कि यूरी इस वक्त शायद रिंग में लड़ रहा होगा। वो भागती है उसे देखने। दूसरी तरफ कैफिर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, ढेर
सारे खाने के साथ उसने जे के लिए भी बचा कर रखा है। वो जब उसे कॉल करता है तो जे का फोन बंद होता है। वो घबरा जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं, तू इतना परेशान क्यों है, इतनी फिक्र क्यों? तो वो चिल्लाकर कहता है कि सब चुप रहें और जे का पता लगाएं, क्योंकि उन्होंने जे का फोन हैक किया हुआ है। जब उसे पता चलता है कि जे टाइगर के साथ है, वो एकदम हैरान रह जाता है। उधर यूरी पहले ही रिंग में उतर चुका होता है। पता चलता है कि वो पहली बार भी वहीं लड़ा था, कैफिर से, एक लड़की के लिए। तब यूरी ने जानबूझकर हार मान ली थी ताकि कैफिर जीत जाए, लेकिन इस बार यूरी पीछे नहीं हट रहा। वो पूरी ताकत से लड़ रहा है जे के लिए और एक ही मूव में वो मैच जीत जाता है। सच में बिल्कुल पति वाला स्वैग। वो सीधा जे के पास जाता है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो उस लड़के को पकड़कर पीटना शुरू कर देती है जिसकी वजह से ये सब हुआ। यूरी आता है और अपने दोस्त को पकड़कर कहता है, हट, हमें बात करनी है। जैसे ही वो चला जाता है, जे को गले लगाकर कहता है कि वो ठीक है और अब उसके लिए फिर कभी नहीं लड़ेगा। फिर वो टाइगर की बताई कहानी दोहराता है और कहता है कि उसे वो लड़की अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दोनों जाने की सोचते हैं, लेकिन टाइगर उन्हें रोक लेता है और बताता है कि अभी एक और राउंड बाकी है, इस बार यूरी के आदर्श प्रतिद्वंद्वी से, और वो कोई और नहीं कैफिर होता है। कैफिर उसी पल वहां पहुंचता है और उस लड़के पर भड़क जाता है जो जे को लाया था। वो जे को लेकर जाने लगता है, लेकिन जे उसे रोकती है। वो पूछती है, तू मेरे पीछे क्यों आया और क्यों इतनी चिंता करता है मेरी? तो वो कहता है, जब तू पास नहीं होती मैं हर वक्त तुझे लेकर परेशान रहता हूँ और ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, चल यहाँ से। मर्द लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैफिर की। वो सबको धूल चटा देता है और जे का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। गेट पर बैठा गार्ड मुस्कुराता है और सच कहें तो हम भी मुस्कुराते हैं। बस यूरी ही अकेला खड़ा रह जाता है। उसे लगता है कि जे अब उससे भी दूर जा रही है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी विजिट पर जाने के लिए तैयार होते हैं। जे थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसने फॉर्म पर अपने पापा का सिग्नेचर फर्जी किया था, जबकि वो नहीं चाहते थे कि वो जाए। तभी उसे साई दिखता है जो टाई बांधने में स्ट्रगल कर रहा होता है। वो उसकी मदद करती है। बाकी लड़के भी उसे मौका देखकर मदद मांगने लगते हैं और हमारी दयालु जे सबकी मदद कर देती है। यूरी भी देखता है कि जे कैसे सबकी टाई बांध रही है, तो खुद कोशिश करता है और बुरी तरह से फेल हो जाता है। तभी जे की नजर एक क्लासमेट की गर्दन पर जाती है जहां लिपस्टिक का निशान होता है। वो तुरंत बोलने ही वाली होती है कि वो लड़का निशान को ढक लेता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, प्लीज किसी को मत बताना। फिर वो यूरी के पास जाती है जो उसकी कोशिश की सराहना करता है, लेकिन फिर भी उसका टाई ठीक से बांध देता है। हमारी लड़की अपने सबसे खुशहाल पल जी रही है, जबकि कैफिर जलन में आकर जानबूझकर अपनी टाई बिगाड़ देता है, जबकि उसने पहले सही बांधी थी। फिर बस आती है और सब दौड़कर चढ़ने लगते हैं, लेकिन कैफिर वहीं खड़ा रहता है। वो उससे कहता है कि उसकी टाई भी बांध दो। वो झुंझलाकर बोलती है, क्या तुम बच्चे हो? वो कहती है कि उसने देखा था कि वो पहले खुद टाई बांध चुका है। वो उसे लगातार चिढ़ाता रहता है जब तक कि वो गुस्से में आकर उसे कुछ बुरा कहने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेती है और उसकी टाई बांध देती है। तभी अचानक वो अपने जज्बात जाहिर करने का फैसला करती है और उसकी टाई बहुत कसकर बांधती है। फिर उसका आईडी बैज सीने पर पिन कर देती है और चली जाती है। वो उसके पीछे मुस्कुराते हुए चल पड़ता है। जब जे यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो वो एक प्रोफेसर को देखती है जिसका सरनेम उसके परिवार जैसा है। उसे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन ठीक से याद नहीं आता। वो परेशान होती है और लड़के भी चिंतित हो जाते हैं। यूरी पूछता है, क्या पर्सी ने फिर से संपर्क किया और उसे परेशान किया? लेकिन जे इनकार कर देती है। फिर साई उनसे दूर होकर रॉकी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी हमारा स्वीट हार्ट फेलिक्स आता है और उसे बताता है कि उसे इसी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल गई है और इसके लिए वो उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे ये मौका मिला। वो उसकी खुशी में उसे गले लगाती है और अपने पास बैठा लेती है, लेकिन तभी कैफिर आकर फेलिक्स को हटाकर खुद बैठ जाता है। हमेशा की तरह वो दोनों के बीच फंसी होती है। सच में सोचो जरा, दाईं ओर यूरी, बाईं ओर कैफिर, सपना ही तो है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब सब निकलते हैं, जे फिर उसी प्रोफेसर को देखती है। अब वो पूरी तरह से यकीन कर लेती है कि वो उसे जानती है। वो अपना फोन खोलती है और फोटो स्क्रॉल करती है जब तक कि उसे एहसास नहीं हो जाता कि वो प्रोफेसर असल में उसका पिता है। वो उसके पास दौड़ती है और वो उसे पहचानते ही गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि वो इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। वो उससे अपने की हर काम
काम के लिए माफी मांगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात है जो बाद में पता चलेगी, क्योंकि डायरेक्टर ने अभी तक सब कुछ नहीं बताया। फिर आयरिस आता है और उसे उसके पिता से दूर खींच लेता है। वो उसके पिता से कहता है कि अगर वो फिर से जे के पास आए तो वो पुलिस को बुला लेगा, क्योंकि पहले से उसके और उसके चाचा के बीच ये समझौता था कि उसका पिता उससे दूर रहेगा। जे को कुछ समझ नहीं आता, वो बस अपने पिता के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन आयरिस जो एकदम ठंडा इंसान है उसे रोकता है। कैफिर को गुस्सा आ जाता है और वो जे की रक्षा करते हुए आयरिस को धक्का दे देता है। बाकी लड़के भी जे के पास आकर उसे संभालते हैं। जब वो घर पहुंचती है तो अपने चाचा पर चिल्लाने लगती है और जवाब मांगती है कि क्यों उसके पिता को उससे दूर रखा गया। चाचा कहते हैं कि वो कल इंतजार करे, क्योंकि उसकी माँ आने वाली है और वही सब कुछ समझाएगी। जे चिल्लाकर कहती है कि उसकी माँ को मत बुलाना, क्योंकि वो उसे देखना भी नहीं चाहती, और ऊपर भाग जाती है। अगले दिन हम उसे कैफिर के घर पाते हैं, क्योंकि उसे किसी से बात करनी थी और कोई और नहीं मिला। जे उस शानदार घर को देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि ये किसका घर है। कैफिर कहता है कि ये उसका खुद का घर है, किसी और से उधार नहीं लिया गया। वो उसे मजाक में चेतावनी देता है कि इसकी तरफ ज्यादा मत देखना, क्योंकि ये उसके होने वाले पति का घर है और उसे नहीं पसंद कि कोई उसे छुए। फिर जे उसे उसके परिवार के बारे में पूछती है और कैफिर बताता है कि उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके घटिया पिता ने तुरंत दूसरी औरत से शादी कर ली। कैफिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें घर से निकाल दिया। आमतौर पर उल्टा होता है, लेकिन कैफिर तो अलग ही लेवल का इंसान है, सख्त और नियंत्रण में। फिर वो पूछता है कि जे यहाँ क्यों आई है। जब उसे लगता है कि जे सवाल टाल रही है तो वो सुझाव देता है कि क्यों न ट्रूथ और डेयर खेलें, जिसमें जो जवाब नहीं देगा उसके चेहरे पर कुछ बना दिया जाएगा। खेल शुरू होता है। कैफिर उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं सह पाती और उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। जब उसकी बारी आती है तो वो कैफिर से पूछती है कि क्या वो भविष्य में कभी आयरिस से सुलह कर पाएगा। जब कैफिर चुप रहता है तो जे खुश होकर उसके चेहरे पर मूंछ बना देती है, जैसे पिछली बार किया था। फिर वो उससे पूछती है कि उसके ईयररिंग के पीछे क्या कहानी है। वो उसे बताता है कि वो ईयररिंग उसकी माँ का था। जब पर्सी की मौत हुई तो वो बहुत दुखी था और यूं ही उसकी माँ के कमरे में चला गया। वहां उसे ये ईयररिंग मिल गया। उसने पहन लिया और ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ आज भी उसके साथ है, उसे सहारा दे रही है। जब फिर से उसकी बारी आती है तो वो जे से उसके पापा के बारे में पूछता है। जे बताती है कि उसने कभी अपने पापा के साथ वक्त ही नहीं बिताया। तब वो उसे चेतावनी देता है कि सतर्क रहना, क्योंकि बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग अंदर से बुरे भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसके अपने पापा। वो जोर देकर कहता है कि सारे मर्द मुस्तफा होते हैं, पत्थर दिल। जे हंसकर कहती है, तो फिर तुम भी उनमें से एक हुए ना। फिर सवाल जवाब चलते रहते हैं जब तक कि दोनों के चेहरे पूरी तरह से डूडल्स से भर नहीं जाते। फिर जे उसे पूछती है कि उसकी पहली मोहब्बत कौन थी और सब चौंक जाते हैं जब वो कहता है कि वो वही बुली गर्ल थी। हमारी लड़की हैरान रह जाती है, क्या, कैसे? वो समझाता है कि वो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, फिर बदल गई। जे उस दूसरे ईयररिंग के बारे में जानना चाहती है और कैफिर बताता है कि उसने वो किसी को दे दिया। जे अंदाजा लगाती है, लाया को। उसके बाद कैफिर उससे पूछता है कि वो यूरी के बारे में क्या सोचती है। जे कहती है कि यूरी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे से पेश आता है और उसकी मौजूदगी उसे खास महसूस कराती है। फिर वो पूछता है, और मेरे बारे में क्या सोचती हो? जे मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें सच में मुझसे गाली सुननी है ना? कैफिर खुशी से हंसता है, क्योंकि अब वो उसे वही सजा दे सकता है जो तय थी। वो उसके काफी पास झुकता है और आप समझ ही गए, हमारी लड़की जैसे ही उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन नहीं मारती। अगले दिन जे उसी बात को सोचती हुई खोई हुई रहती है। तभी कैफिर का भाई आता है और उसके एक क्लासमेट को पीट रहा होता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड के करीब आ गया था। जे सब लड़कों से कहती है कि बीच बचाव करें, लेकिन कोई नहीं करता जब तक यूरी नहीं आता और कैफिर के भाई को मार देता है। कैफिर ये कैसे सहता? वो यूरी को मुक्का मारता है और गिरा देता है। जे दौड़कर यूरी की मदद करती है और कैफिर पर चिल्लाती है कि वो और उसका भाई दोनों गलत हैं। कैफिर को भी गुस्सा आता है और वो जवाब में चिल्ला देता है और समझ जाता है कि जे भी यूरी जैसी ही है। सोचो जरा, कल तक तो सब कितना रोमांटिक चल रहा था।